नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी का हिंदी अनुवाद, जिसका शीर्षक है भला बुरा। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अविनाश घोषाल कुछ वर्ष नौकरी और कर सकते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। खबर आई कि इस बार भी कोई जूनियर मुंसिफ उन्हें धता बतलाकर सब जज बन गया। दूसरी बार की तरह इस बार भी अविनाश खामोश रहे। फर्क केवल इतना था कि इस बार उन्होंने डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ जल्द से जल्द मौका लेने के लिए दरख्वास्त भेज दी। दरख्वास्त मंजूर होगी ही, इसमें उन्हें कोई शक नहीं था। अविनाश के काम करने की फुर्ती से सभी खुश थे। उनके भद्र आचरण की प्रशंसा सभी करते हैं। फिर भी उनकी यह दुर्गति हुई। इसकी तह में छिपे गुप्त इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। इसका वर्णन करना यहाँ उचित है। उनकी नौकरी की शुरुआत के दिनों में एक बार एक नौजवान आईसीएस जिले का जज होकर दफ्तर का इंस्पेक्शन करने आया। किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों में पहले मतभेद हुआ और बाद में इसी ने बड़े झगड़े का रूप ले लिया। दौरे से लौटकर जज साहब लगातार उनके काम के छिद्रान्वेषण में लगे रहे, लेकिन छिद्र का पाना सहज नहीं था। जज साहब इससे तनिक भी प्रसन्न नहीं हुए। उनके फैसले को काट कर देखा कि हाई कोर्ट में वह नहीं टिकता, खुद ही अधिक शर्मिंदा होना पड़ता है। उनके तबादले का समय हो गया था। अविनाश दूसरे जिले में चले गए, लेकिन उस जज से मुलाकात करके नहीं गए। श्रद्धा निवेदन की प्रचलित रीति में उनसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई। इसके बाद कितने ही वर्ष बीत गए। इस बात को अविनाश भूल गए थे, मगर जज साहब नहीं भूले थे। इसका प्रमाण मिला कुछ दिन पहले। वही नौजवान जज अब हाई कोर्ट में आ गए हैं, मुंसिफ वगैरह के विधाता बनकर। अविनाश सीनियर आदमी थे, काम के लिए काफी मशहूर थे। उनकी उन्नति का पथ संपूर्ण रूप से बाधाहीन था। अचानक देखा गया कि उनकी जगह नीचे का आदमी सब जज हो गया और मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। एक एक करके और भी 3 व्यक्ति उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। जो लोग नहीं जानते वे कहेंगे कि ऐसा भी कहीं होता है। यह तो सरकारी नौकरी है और उस पर भी इतनी बड़ी नौकरी है। यह क्या काजियों का जमाना है? लेकिन अनुभवी कहेंगे उससे भी अधिक ज्यादतियां होती हैं आज के जमाने में। अतएव अविनाश मन ही मन समझ गए कि अब इससे छुटकारा नहीं। आत्मसम्मान और नौकरी, इन दो नावों पर पैर नहीं रखा जा सकता। दोनों में से एक को ही चुनना होगा। परिवार में अविनाश की भार्या आलोकलता, आईए फेल पुत्र हिमांशु और कन्या शाश्वती, यही 3 प्राणी। नौकर नौकरानियों की संख्या अनगिनत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस दिन अविनाश अदालत से प्रसन्न चित्त लौटे। यथा नियम कपड़े बदले, हाथ मुंह धो जलपान करने के लिए बैठते हुए बोले, जाने दो, इतने दिनों के बाद आजादी मिली छोटी बहू। सरकारी समाचार न आने पर भी हाई कोर्ट के एक मित्र का तार मिला है कि मेरी जेल की मियाद समाप्त हो चली। अधिक देर करना ठीक नहीं होगा, विलंब नहीं होगा, इस बात को खुद ही जानता था। आलोकलता निकट ही एक कुर्सी पर बैठी सिलाई कर रही थी और कन्या शाश्वती पिता के बगल में बैठी उन्हें पंखा झल रही थी। यह बात सुनकर दोनों चौंक उठी। स्त्री ने प्रश्न किया, इसका मतलब? अविनाश ने कहा, संभवतः सुना होगा कि कोई गोविंद बाबू इस बार भी मुझे पीछे छोड़कर 6 महीने के लिए छोटे जज हो गए। हॉक साहब के हाई कोर्ट में आने के बाद से पिछले 3 वर्षों से यही होता आ रहा है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सोचा था कि अपने अन्याय को किसी दिन वह खुद समझेंगे, लेकिन अब देखा कि यह कभी नहीं होने का। कम से कम उस आदमी के रहते दम तक तो नहीं हो सकता। अविचार को इतने दिनों तक सहता रहा, लेकिन इसका सहन करने से मनुष्यत्व नहीं रहेगा। कल शाम को सदराला के यहाँ घूमने जाकर आलोकलता इसी तरह की बात का आभास इशारे से सुन आई थी, लेकिन तब उसका मतलब उसकी समझ में नहीं आया था और इस समय भी नहीं समझ पाई।
बोली, तदबीर तगादे के बगैर आज के जमाने में कौन सी बात होती है? मनुष्यत्व कायम रखने के लिए क्या किया है सुनो तो जरा। अविनाश ने कहा, तदबीर तगादा नहीं किया जाता, मगर जो कर सकता था उसने जरूर ही किया है। आलोकलता पति के मुंह की ओर देखती रही। अभी तक तात्पर्य उसकी समझ में नहीं आया था। वह डर गई और बोली, सुनू भी, क्या किया है? बतलाओ भी तो सही। अविनाश ने कहा, वह है काम से इस्तीफा देना, और इस्तीफा दे भी दिया है। आलोकलता के हाथ से सिलाई का सामान जमीन पर गिर पड़ा। वज्राहत की भांति कुछ देर तक खामोश रहकर वह बोली, यह क्या कह रहे हो? इतने प्राणियों को भूखा मारने का संकल्प ले आए हो? काम छोड़ो तो भला। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूंगी। अविनाश चुप बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। दरख्वास्त अगर दे ही दी है तो वचन दो कि कल ही वापस ले लोगे। नहीं, नहीं क्यों? दुखी हो? तरंग में आकर लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, लेकिन इसका क्या कोई प्रतिकार नहीं है? अविनाश ने धीरे से कहा, तरंग में आकर तो मैंने ऐसा नहीं किया छोटी बहू। जो कुछ किया है वह सोच विचार कर ही किया है। वापिस नहीं लोगे? नहीं। तो तुम चाहते हो कि मैं मर ही जाऊं? तुम तो जानती हो छोटी बहू, मैं इसकी कामना नहीं करता। तुम पत्नी होकर अगर पति की मर्यादा को इस तरह से समाप्त करती हो कि लोगों के सामने मस्तक ऊंचा करके खड़ा भी ना हो सकूं, तो बात अविनाश के कंठ में अचानक अटक कर रह गई, पर खत्म नहीं हुई। आलोकलता ने कहा, तो क्या कहते हो? जवाब में एक कठोर बात उनकी जबान पर आई थी, मगर इस बार भी वह उसे नहीं बोल पाए। लड़की ने बाधा दी। अब तक वह सब चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब उससे नहीं रहा गया। बोली, नहीं पिताजी, इस समय माँ का दिमाग सोचने विचारने की ताकत नहीं रखता। तुम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। लड़की की हिमाकत देखकर माँ पहले कुछ हतबुद्धि सी हो गई, दूसरे ही पल बड़े जोरों की फटकार बताकर बोली, शाश्वती, जा, चली जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। लड़की बोली, अगर चला जाना ही पड़ेगा तो पिताजी को साथ लेकर जाऊंगी माँ, तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या कहा? जो आपने सुना, तुम्हारे पास उन्हें अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चलो पिताजी, हम जरा नदी के किनारे घूम आए। शाम के पश्चात मैं खुद आपका खाना बना दूंगी। इस समय खाना रहने दो, उठो, चलो पिताजी। यह कहकर उसने उनका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। दोनों सचमुच ही चले जा रहे हैं, यह देखकर आलोकलता ने अपने को कुछ संभाल कर कहा, जरा रुको पिताजी, सचमुच ही क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि नौकरी छोड़ देने के पश्चात आपकी गृहस्थी में इतने प्राणी क्या खाएंगे? अविनाश ने जवाब देना चाहा, मगर इस बार भी लड़की ने रुकावट डाल दी। वह बोली, खाने की फिक्र ही क्या सचमुच तुम्हें हो गई है माँ? लेकिन रोना तो नहीं चाहिए। नौकरी छोड़ने पर भी पिताजी को पेंशन मिलेगी, और वह भी 300 से कम क्या होगी। बगल वाले मकान के संजीव बाबू 60 रुपए तनख्वाह पाते हैं। खाने वाले उनके यहाँ भी 9-10 हैं। कितनी बार देख आई हूँ। उनके यहाँ का खाना हमारे यहाँ से बुरा नहीं होता। उनका चल रहा है तो हम 3-4 जनों का खाना पहनना क्यों नहीं चलेगा? माँ के धीरज का बांध टूट गया। कटु व्यंग के स्वर में चिल्ला उठी, जा, भाग मेरी नजरों के सामने से। जब अपना परिवार बसाना तब गृहस्थीपना दिखाना। मेरी गृहस्थी में दखल दिया तो तुझे घर से निकाल बाहर खड़ा कर दूंगी। लड़की ने जरा हंसकर कहा, अच्छी बात है माँ, वही करो। पिताजी का हाथ पकड़कर मैं चली जाऊं। तुम और भैया पिताजी की पेंशन के सारे रुपए लेकर जो चाहो करो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी करके वृद्ध पिताजी का खर्चा चला लूंगी। माँ आगे कुछ नहीं बोली। देखते देखते उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। लड़की ने पिता का हाथ किंचित दबाकर कहा, चलो पिताजी चलें, शाम का समय हो जाएगा। अविनाश के पग बढ़ाते ही आलोकलता आंचल से आंखें पोंछकर रुंधे गले से बोली, जरा देर और रुको। तुम्हारी यह कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है? क्या इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता? अविनाश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, तुम्हारे सुख दुख की साथिन हूँ। अविनाश बाधा देकर बोले,
अगर यह सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुख का हिस्सा सारे परिवार सहित तुम्हें भी मिला है। अब मेरे दुखों का हिस्सा भी अपने आंचल में समेटने का साहस करो। आलोकलता ने कहा, तैयार हूँ, मगर सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए इतने रुपए काफी नहीं हैं, तो पेंशन के थोड़े से रुपयों से काम कैसे चलेगा? अविनाश बोले, इज्जत आबरू का मतलब अगर अमीरी ठाट बाट समझ रखा है तो वह नहीं होने का। मैं इसे मानता हूँ, नहीं तो यो संजीव बाबू का भी चल जाता है। चादर छोटी हो गई हो तो पांव समेटना कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन तुम्हारी लड़की 19-20 वर्ष की हो गई, उसकी शादी कब करोगे? माँ की समस्या का समाधान किया शाश्वती ने और बोली, माँ, मेरी शादी के लिए तुम चिंता ना करो। अगर सोचना ही चाहती हो तो यह सोचो कि संजीव बाबू ने 2 बेटियों का ब्याह कैसे किया। जवाब सुनकर माँ का धीरज फिर टूटा। सजल आंखें तप्त हो उठी। रुंधे गले का स्वर पंचम पर पहुंच गया और बोली, शाश्वती मुंजली, मेरी नजरों के सामने से अब क्यों नहीं हटती? जा, हट जा, मैं कह देती हूँ। जाती हूँ माँ, चलो ना पिताजी। बगल वाले कमरे में हिमांशु कविता करने में लगा हुआ था। आईए परीक्षा के तीसरे प्रयास में अब भी कुछ देर है। उसकी कविताएं वातायन पत्रिका में छपती हैं, दूसरी कोई पत्रिका नहीं लेती है। वातायन संपादक उत्साहित करते हुए चिट्ठी लिखते हैं, हिमांशु, आपकी कविता अच्छी बन पड़ी है, अगली बार एक कविता और भेजें। वह बेवकूफ नहीं जानता वातायन संपादक सच लिखते हैं या मजाक करते हैं, या उनके मन के अंदर कोई दूसरी बात छिपी है। शाश्वती देखकर हंसती हुई कहती है, भैया, यह चिट्ठी दोस्तों को दिखाते ना फिरना। क्यों, बतला तो। नहीं, यूं ही कह रही हूँ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते फिरना किसी अच्छे लेखक या कवि को शोभा नहीं देता। कविता भेजने के पहले बहन को पढ़ाने के बहाने अपनी गलतियों को वह सुधार लेता है। संशोधन की मात्रा कुछ अधिक हो जाने पर शर्मा कर कहता है, तेरी तरह तो पिताजी से मैंने संस्कृत, व्याकरण, काव्य साहित्य नहीं पढ़ा है, मेरा क्या दोष है? लेकिन शाश्वती, तू जान ले, यह कुछ भी नहीं है। 10 रुपए महीने पर एक पंडित रख लेने से सब कुछ हो जाता है। कविता का यथार्थ जीवन है कल्पना में, भाव में, उसकी अभिव्यंजना में। वहां तेरे मुग्ध बोध के बाप की क्या मजाल की बाधा पहुंचाए? यह बिल्कुल सच बात है भैया। हिमांशु की कलम की नोक पर एक अच्छी तुक आ गई थी, लेकिन माँ की कठोर आवाज ने सब कुछ छितरा दिया। कलम रखकर बगल वाले दरवाजे को ठेल कर इस कमरे में पैर रखते ही माँ चिल्ला उठी, जानता है हिमांशु, हमारा कितना बड़ा सत्यानाश हो गया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नहीं तो उनका मनुष्यत्व खत्म हो रहा था। जानता है क्यों? इसलिए कि उनकी जगह कोई दूसरा आदमी सब जज बन गया है, वे नहीं हो सके। मैं साफ कह देती हूँ, यह डाह के अलावा और कुछ भी नहीं है, निरा डाह। हिमांशु ने अचरज से आंखें फाड़कर कहा, तुम क्या कह रही हो माँ? नौकरी छोड़ दी? व्हाट नॉनसेंस! अविनाश का मुंह पीला जर्द पड़ गया। दांतों तले होठ चबाकर वह चुप खड़े रहे। आसन्न संध्या की मलिन छाया में उनका चेहरा अनोखा लग रहा था। शाश्वती पागलों की तरह चिल्ला उठी, उफ, संसार में धृष्टता की कोई सीमा है? तुम चलो, नहीं तो मैं सिर पटक कर मर जाऊंगी। कहकर अर्ध अचेत पिता को लेकर वह घर से बाहर चली गई। अभी आप सुन रहे थे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई कहानी मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अच्छी नहीं लगी तो बेशक डिसलाइक कर दें, पर बताएं जरूर कि मेरे प्रयास में क्या कमी रह गई। अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं, यह भी बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।